हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में आपको पर परागण के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं पर परागण किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में आप स्टूडेंट परागण स्वपरागण इसका अध्ययन किया था। इस वीडियो में आप पर परागण का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण किसी माध्यम से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार के परागण को पर परागण कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उसे पर परागण कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट आप ध्यान दें, पर परागण की क्रिया में दो पौधे भाग लेते हैं। स्टूडेंट फिर से आप ध्यान दें, पर परागण की क्रिया में कितने पौधे भाग लेते हैं तो आप आंसर देंगे 2। जबकि पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि स्वपरागण की क्रिया में एक ही पौधा भाग लेता है, जबकि पर परागण की क्रिया में पौधों की संख्या कितनी होती है 2। जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण की क्रिया होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम आपका वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कीट हो सकते हैं। इस तरह से आगे स्टूडेंट आप देखेंगे पर परागण के लाभ क्या हैं। तो इस प्रकार के परागण से बने बीज शीघ्र ही पक जाते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपका, इस प्रकार के परागण के द्वारा बने बीज भार में अधिक, देखने में सुंदर एवं उत्तम क्वालिटी के होते हैं। तीसरा, इस प्रकार के परागण में नए जातियों की उत्पत्ति होती है। चौथा आपका है, इस प्रकार के परागण में रोग का वंशानुगत खत्म हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, पर परागण की क्रिया जब होती है तो दो भिन्न प्रकार के पौधे भाग लेते हैं। दो प्रकार के पौधे भाग लेते हैं, लेकिन जाति एक ही होता है। तो आप ध्यान दें कि इसमें जो वंशाक्रम, जो वंशानुगत होता है, हेरिडिटी होती है पौधे की, अगर उसमें कोई रोग है तो वह खत्म हो जाता है, वह रोग अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक इसी तरह इसमें नए जातियों की उत्पत्ति होती है। यहाँ तीसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट, इस प्रकार के परागण में नए जातियों की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब एक पौधे का पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां पर एक नए जाति का निर्माण होता है जो अपने पेरेंट या जनक पौधे से अलग होता है। और इसके साथ ही पहले और दूसरे में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो आपका कैरेक्टर है उसमें बीज आपका अत्यंत ही कह सकते हैं क्वालिटी युक्त होता है। आगे आप स्टूडेंट देखेंगे पर परागण से आपको हानि क्या है, पर परागण की क्रिया से हानि। तो इस प्रकार के परागण में पर परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। इस प्रकार के परागण में पौधा शुद्ध वंश नहीं चलता है पौधे का, क्योंकि वहाँ नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। पर परागण में अधिक परागकण बनेंगे क्योंकि कुछ परागकण रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के परागकण में माध्यम की अनुपस्थिति में बहुत से पुष्प अपरागित ही रह जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपका है, इस प्रकार के परागण में पुष्प को बड़ा, रंगीन एवं मकरंद तथा सुगंधित पदार्थ का श्रावण करना आवश्यक होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, पर परागण होने के लिए पौधों को माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ही पर परागण की क्रिया नहीं होगी। तो माध्यम की अनुपस्थिति में बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो अपरागित ही रह जाते हैं, अर्थात उनमें परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। इसके साथ ही बोला जा रहा है स्टूडेंट कि पर परागण की क्रिया होने के लिए पुष्प को रंगीन होना चाहिए ताकि कीट उसकी तरफ आकर्षित हो सके, और उसमें सुगंध होना चाहिए और उसे मकरंद का श्रावण करना चाहिए ताकि कुछ कीट जैसे मधुमक्खी मकरंद का कह सकते हैं मकरंद को एकत्रित करने के लिए
उसके पास जाएंगी और परागकण उनके पंखों पैरों से चिपक जाते हैं। फिर वह दूसरी पौधे पर जाती है तो परागकण उस पौधे के पुष्प पर पहुंच जाते हैं। तो पर परागण क्रिया होने के लिए पौधे को रंगीन होना चाहिए, उसे मकरंद का श्रावण करना चाहिए और उसे सुगंधित होना चाहिए। तो ये आवश्यक हैं। अगर ये सब क्वालिटी नहीं है किसी पुष्प में तो उनमें पर परागण की क्रिया संभव नहीं है, या अर्थात पर परागण की क्रिया नहीं होती है। यहाँ स्टूडेंट आपको दिखाया गया है 2 पौधे हैं। एक पौधा यह है, आप ये पौधा नंबर 1 मान सकते हैं इसको, और ये पौधा नंबर 2 है। स्टूडेंट ध्यान दें, एक आपका पुष्प यहाँ दिखाया गया है, दूसरा पुष्प यहाँ दिखाया गया है। यहाँ भी ये जो छोटे छोटे जो कीट या मधुमक्खी दिखाए गए हैं कि एक पुष्प का परागकण लेकर यहाँ पहुँच जा रही हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ रही हैं, या यहाँ से यहाँ पहुँच जा रही हैं। तो पौधों की संख्या 2 हो जाती है और परागण की क्रिया आपका यहाँ से वहाँ संपन्न हो जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, पर परागण की क्रिया होने के लिए पौधों, स्टूडेंट ध्यान दें, पौधों की संख्या 2 होनी चाहिए। अब पर परागण की क्रिया 2 भिन्न पौधों के पुष्पों के बीच में होता है। सेम पुष्प पौधा नहीं रहेगा। अगर सेम पौधा होता है तो वहाँ पर स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आपको यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है टर्म, जैसे एनिमोफिली, वायु परागण। जब वायु परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। स्टूडेंट फिर से ध्यान दें, जब पर परागण की क्रिया वायु द्वारा, पर परागण की क्रिया किसके द्वारा हो? वायु द्वारा। अर्थात एक परागकण वायु द्वारा उड़कर दूसरे पुष्प तक पहुँचे तो उसे कहते हैं वायु परागण। वायु परागण की क्रिया आपको मक्के में दिखेगी, इसमें अधिकतर देखने को मिलता है। आगे आपका है जल परागण। जब पर परागण की क्रिया जल द्वारा होती है तो उसे जल परागण कहते हैं। आपका हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है, ये सब हैं जो आपको जल परागित पौधे हैं, अर्थात परागण की क्रिया जल द्वारा होती है। स्टूडेंट अगला ध्यान दें आप, कीट परागण बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे एंटिमोफिली कहते हैं। तो एंटिमोफिली या कीट परागित पुष्प कैसे होते हैं? आपको सुगंधित होते हैं और मकरंद का श्रावण करते हैं, रंगीन होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जब पर परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं। कीट परागण की क्रिया होने के लिए पौधों को रंगीन होना चाहिए, मकरंद का श्रावण करना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। कीट परागण की क्रिया साल्विया में कीट परागण की क्रिया होती है, और ये जितने भी पुष्पी पौधे हैं सुगंधित होने वाले, सब में कीट परागण की क्रिया होती है। आगे स्टूडेंट कुछ टर्म आपको और हैं, जैसे मैलेकोफिली। मैलेकोफिली, जब पर परागण की क्रिया घोंघे द्वारा होती है तो उसे मैलेकोफिली कहते हैं। सूरन कुल के प्रजाति के पौधों में यह क्रिया पाई जाती है। आगे आपका है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, जब पर परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है। तो स्टूडेंट गुंजन पक्षी द्वारा पर परागण की क्रिया बिग्नोनिया के पौधे में होती है, तो इसे आप कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो जब पर परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। चाइरेप्टेरोफिली, चाइरेप्टेरोफिली, जब पर परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है। कदम्ब के पौधों में चमगादड़ द्वारा पर परागण की क्रिया होती है, तो इसे कहते हैं चाइरेप्टेरोफिली। तो ये स्टूडेंट कुछ आपको टर्म थे जो आप जानते रहिए। तो ये मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या कह सकते हैं पर परागण की क्रिया थी। आगे स्टूडेंट आपको जब पर परागण की क्रिया हो जा रही है, अर्थात पराग कण पहुंच जा रहा है आपका वर्तिकाग्र पर, तब स्टूडेंट निषेचन की क्रिया होती है। तब उसके बाद कौन सी क्रिया होती है? निषेचन। तो निषेचन की क्रिया आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको निषेचन एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, निषेचन वह क्रिया है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसी को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है।
निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होगा जो 2n रहेगा। ठीक इसी तरह एक और टर्म आपको आता है दोहरा निषेचन। स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोहरा निषेचन। एक ही बीजांड में एक ही समय में एक साथ दो प्रकार का निषेचन होना दोहरा निषेचन कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, बीजांड एक ही है और एक ही समय में एक साथ दो प्रकार का निषेचन हो रहा है तो उसी को कहते हैं दोहरा निषेचन। अर्थात एक बार निषेचन होगा जिसे सत्य निषेचन कहते हैं या सीनगैमी, और उसके जस्ट बाद तुरंत ही दोहरा निषेचन मतलब दोबारा होगा तो उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। कैसे देख सकते हैं कि इस प्रकार के निषेचन में एक नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़कर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, एक आपका नर युग्मक है जो मादा युग्मक के साथ जुड़ जाता है और युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। इसे आप निषेचन या सत्य निषेचन या सीनगैमी कहते हैं। ठीक ही दूसरा जो नर युग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तब दोनों को मिलाकर आप कहते हैं कि निषेचन की क्रिया दो बार हुई, इसलिए इसे दोहरा निषेचन। स्टूडेंट ध्यान दें, परागकण से दो नर युग्मक निकलते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, एक परागकण से दो नर युग्मक निकलते हैं। दो नर युग्मक निकलते हैं। एक नर युग्मक जाकर मादा युग्मक से जुड़ जाता है तो इसे सत्य निषेचन या सीनगैमी कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक जाकर द्वितीयक केंद्रक से जुड़ जाता है और त्रिसंलित हो जाता है जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया दो बार होती है तो इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ आपको फिगर से दिखाया जा रहा है एक यन है, एन। स्टूडेंट इसको समझिए आप, यन न्यूक्लियस, मेल का न्यूक्लियस है केंद्रक यन और फीमेल का न्यूक्लियस है यन, दोनों आपस में मिल जाते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है 2n। तो इसी को स्टूडेंट कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन या सत्य निषेचन। इसके साथ ही आप देख रहे हैं स्टूडेंट नीचे इसके कि एक यन है और एक 2n है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये 2n आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीयक न्यूक्लियस। तो एक यन और दूसरा 2n, ये बन गया क्या 3n। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष ये त्रिगुणित होता है और ये द्विगुणित, दोनों इसको मिलाकर स्टूडेंट ध्यान दें, दोनों को मिलाकर आप कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इसको ध्यान दें, दोहरा निषेचन, दोनों ये दोनों मिलाकर क्या कहलाता है दोहरा निषेचन। एक बार निषेचन की क्रिया में एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस आपस में जुड़े अर्थात नर और मादा युग्मक का जुड़ा हुआ जिससे 2n या जाइगोट का निर्माण हुआ, इसे आप कह सकते हैं सीनगैमी या सत्य निषेचन। इसके बाद ही दूसरा मेल गैमीट आया और द्वितीयक न्यूक्लियस से जुड़ गया। द्वितीयक न्यूक्लियस 2n होता है पहले से ही, और 2n और एक n यह मिलकर कितने हो गए 3n, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण हुआ। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है भ्रूणकोष का, एंडोस्पर्म का। अब कह सकते हैं आप कि दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं दोहरा निषेचन, अर्थात निषेचन की क्रिया दो बार हो गई तो इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। स्टूडेंट एक टर्म और है आपके पास त्रिकसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन। स्टूडेंट ध्यान दें, दोहरा निषेचन के समय, दोहरा निषेचन अभी आपको बताया गया पीछे, तो दोहरा निषेचन के समय जब एक नर केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है, एक नर केंद्रक आपको बताया गया कि नर युग्मक है, परागकण से दो ठे जुड़ते हैं तो एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है तो त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ट्रिपल एन, ट्रिपलेट हो जाते हैं 3n। इसमें 3 केंद्रकों का संलयन होता है इसलिए इसे त्रिकसंलयन कहते हैं। जो सत्य निषेचन है स्टूडेंट वो द्विसंलयित है, उसमें जाइगोट का निर्माण होता है, और त्रिकसंलयन में भ्रूणकोष का निर्माण होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है एक n, दोहरा निषेचन ही है, एक n और ये आपका 2n और यहाँ 3n, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है 2n और ये मेल न्यूक्लियस है नर युग्मक का और 3n, तो इसी को कहते हैं त्रिकसंलयन। स्टूडेंट ध्यान दें,
ये द्वि संलयन नहीं है, ये त्रिक संलयन है। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 3, 2 यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक मेल न्यूक्लियस, तो इसे कहते हैं त्रि न्यूक्लियस। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही आपको। थैंक यू।